लेकिन एक बात है, मैं देख रही हूँ तुम इतने बड़े आदमी हो, लेकिन सारी मुसीबतें तुम्हारे ही सिर पर हैं। किसी तरह से चैन नहीं है तुम्हें। तुम्हारा ये घर कितना अच्छा है और कितना बड़ा भी है। पता है, यहाँ का एक कमरा हमारे गांव के सारे घर के बराबर है। लेकिन वहाँ जिसको देखो वही मुझसे कुमार के बारे में उल्टे सीधे सवाल किया करता था, इसलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे होते हुए यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ। वो तो है, मगर मैं सोच रही हूँ कि इस वक्त कुमार होगा कहाँ, कब आएगा वो, और कब मेरी परेशानी दूर होगी। देखो, कुमार जहां कहीं भी होगा, मैं उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगा, उसे डांटूंगा, फटकारूंगा, फिर वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। सच्ची? हाँ। अच्छा ये तो बताओ कि वो दिखता कैसा है? शर्माओ मत, बताओ ना। गोरा। गोरा? अच्छा अच्छा। एकदम मस्त और मजबूत बदन। खूबसूरत। ओह, क्या मेरे जैसा? नहीं नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, वो तो बहुत खूबसूरत है। खैर, लंबा है या छोटा? कैसी बातें करते हो तुम, इतनी भी अकल नहीं। पति कभी पत्नी से छोटा होता है क्या? कुमार तो बहुत लंबा है। क्या मुझसे भी लंबा है वो? बहुत लंबा है वो। कितना लंबा है? हाँ? ये क्यों करते हो? छोड़ो अरे ना। मुनिया, घबरा क्यों रही हो? हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? जब कुमार को शर्म नहीं आई तो मुझको काहे को शर्म आएगी? दुनिया के सामने राम बना फिरता है, मगर है तू रावण से भी बदतर। गंदी नाली का कीड़ा है तू। समाज सुधार और धर्म के नाम पर तू लोगों को बेवकूफ बनाता है। गिरगिट की औलाद, कल जब सारे शहर को तेरे असली रूप का पता चलेगा ना, तो लोग थूकेंगे तुझ पर। आमनी, मिस्टर अमर, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी बर्बादी को दावत दी है। धर्मचंद का असली रूप तो तुम अब देखोगे। क्या मुन्नी वापस आ गई? गई कहां थी जो वापस आ गई? कहीं ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने झूठ कहा था मुझसे। झूठ पत्नी का विश्वास हासिल करने का बहुत पुराना नुस्खा है, और इस नुस्खे का इस्तेमाल हर पति करता है। तुम्हारे पति ने भी तुम्हारा विश्वास हासिल करने के लिए तुमसे झूठ कहा था, वरना वो मुनिया के साथ रंगरलियां कैसे मना सकता था? धर्मचंद जी, जो कुछ हुआ है और जो कुछ आपने देखा है, एक एक बात सच सच बताइए। तुमसे अमर ने कहा था कि उसने मुन्नी को गांव भेज दिया है ना? हाँ। लेकिन वो तो अब तक इस शहर में विराजमान है। ये कैसे हो सकता है? देखो बहन, तुम्हारा पति तुमसे झूठ बोल सकता है, लेकिन धर्मचंद को तो सच बोलने की बीमारी है। अमर झूठी कहानियां गढ़कर बेवकूफ बनाता रहा है तुम्हें अब तक, और अपनी हवस की आग बुझाने के लिए उसने मुन्नी के लिए इसी शहर में अलग से एक मकान ले रखा है, और तुम्हें अंधेरे में रखकर उसके साथ रंगरलियां मना रहा है। अरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को। ये क्या कर रही हो जया बहन, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मर जाने दो। मरकर क्या होगा? जीकर भी क्या करूंगी? हार कर मरने से बेहतर है जिंदा रहकर अमर को सबक सिखाना, क्योंकि आदमी औरत को धोखा देते वक्त ये भूल जाता है कि जिस दिन औरत अपनी आन पर उतर आए, वो आदमी को जीते जी चलती फिरती लाश बना सकती है। जया बहन, औरत वो शोला है जो प्यार से आदमी की जिंदगी को रोशन कर सकती है, और अगर नफरत करे तो उसकी जिंदगी को जलाकर राख कर सकती है। और अगर तुम अमर से पूछोगी तो मुझे जरूर झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। मेरे खिलाफ जहर उगलकर मुझे गिराकर तुम्हारी नजरों में खुद सच्चा और ऊंचा बनना चाहेगा।
जबकि सच्चाई तो यह है कि वो इस वक्त भी उस आवारा लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। आगे तुम खुद समझदार हो जया बहन। दे आई फाइल। फाइल? कैसी फाइल? अरे हाँ, वो फाइल। अब देखो ना, वो फाइल देने गया और काम गले पड़ गया। सारी रात फाइल की थी, आंखें फोड़ी, तब जाकर काम खत्म हुआ। अब अजीब घनचक्कर है अपना ये अफसर भी। अब मैंने उसे समझाया भी कि मेरी पत्नी घर पर अकेली है, सारी रात मेरा इंतजार कर रही होगी, परेशान हो रही होगी बेचारी। सच? हाँ, अब बिल्कुल सच है। अरे नौकरियां तो ऐसी हजारों मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हारी जैसी पत्नी कहां मिलेगी। जया, जरा पानी गर्म कर दो, नहाकर आराम से सो जाना चाहता हूं, सारी रात सोया नहीं हूं मैं। मिस्टर अमर, ये रहे तुम्हारे दिए हुए गहने और ये रही घर की चाबियां। मैं जा रही हूँ। जा रही हो? तुम्हारी अकल तो ठिकाने पर है? ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई घर छोड़ के जाता है क्या? अगर मेरी जान भी चली जाए तो वो भी तुम्हारे लिए छोटी ही बात होगी। जया, जया, मैंने कह दिया ना कि आगे से अफसर तो क्या, उसका बाप भी अगर मुझे बुलाएगा ना तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है? अगर तुम सचमुच अफसर से मिलने गए होते तो एक रात तो क्या, मैं 100 रातें इसी तरह तुम्हारे इंतजार में बिता देती। लेकिन अफसोस, तुम अफसर का बहाना करके मुन्नी से मिलने गए थे। लगता है उस धर्मचंद ने तुम्हारे खोल दिया है। जहर तो तुमने मेरी जिंदगी में घोला है, मुझे धोखा देके। अपनी गलती पे शर्मिंदा होना तो दूर की बात है, उल्टा धर्मचंद जी को कसूरवार बना रहे हो। उन्होंने तो एक अच्छे और नेक पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है, लेकिन तुम एक पति का फर्ज भूल चुके हो। मैं पति का फर्ज भूल गया हूं कि तुम्हें पत्नी का कर्तव्य याद नहीं रहा। तुम्हें तो बस वही याद है जो सेठ धर्मचंद पड़ा गया है। खुद तो गुनाहों की दलदल में धंसते चले जा रहे हो, जो शरीफ और इज्जतदार है उन पे कीचड़ उछाल रहे हो। दौलत कमाकर इज्जत तो बना ली है उसने, लेकिन शराफत किसी बाजार में नहीं बिकती जया। सोने और चांदी की चमक धमक से उसने अपने काले चेहरे को तो छुपा लिया है, मगर अपनी काली करतूतों को नहीं छुपा सका। इतना नीच और घटिया आदमी है वो कि अपनी छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता है। तुम भी तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मुझसे कहा कि मुन्नी को गांव भिजवा दिया है, लेकिन उसे रख लिया यहीं रखेल बनाकर, और रात भर उस चुड़ैल के साथ मुंह काला करते रहे। मिस्टर अमर, हाथ मेरा भी उठ सकता है, लेकिन मैं अपने संस्कार को तोड़ूंगी नहीं। हो, संस्कार? हा? लगता है तुमने सिर्फ संस्कार का नाम सुना है, उसका मतलब तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हें संस्कार नहीं, तुम्हें गरूर और अहंकार भरा हुआ है। औरत का संस्कार होता है कि उसके पति की मान मर्यादा की रक्षा करे, उसकी इज्जत को बढ़ाए। लेकिन तुम भरे बाजार में पति की इज्जत को मिट्टी में मिला देने वाली औरतों में से हो। तुम्हें पति से मुकाबला करने की हिम्मत तो है, मगर सच्चाई को असलियत समझकर उसे हंसकर गले लगाने की हिम्मत नहीं है। तुम जैसी औरतों को प्यार प्यार सा नहीं, स्वार्थ सा नजर आता है। अभिमान मौका परस्ती है तुम्हारी नजरों में, और दिल में छुपा हुआ प्यार धोखा। ओके, ऑलराइट, मैं तुम्हारे सामने सफाई पेश नहीं करूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो या ना हो, यह तुम्हारी किस्मत। अगर तुम रुक जाओ तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है, और फिर भी जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मिस्टर अमर, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो मर्दों की ठोकरों पे जिंदगी गुजार देती है। To hell with in your bloody house, मैं जा रही हूं। जया बहन, गुस्सा थूक दो और भूल जाओ हर बात को। पति रोगी हो या भोगी हो, योगी हो या ढोंगी हो, पत्नी का फर्ज है कि पति के साथ जिए और पति के साथ मरे। अथर्ववेद के 18वें नहीं 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। धर्मचंद जी, किसी का झूठा खाना खाना जया के बस की बात नहीं है। ठहरो जया बहन, तुम मत जाओ। अमर इसे जाने से रोक लो और अपने हरे भरे घर को बर्बाद होने से बचा लो। शट अप। अमर, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, जिद मत करो। धर्मचंद जी, पैरों पे गिरकर इस घर को फिर से बसाने की कोशिश मत कीजिए। ये घर नहीं, अब नर्क है मेरे लिए। जया बहन, जरा ठंडे दिमाग से अमर के बारे में सोचो।
तो फिर ये भी तुम्हारे बारे में सोचेगा। अगर तुम एक दूसरे का ख्याल रखोगे तो मेरे मन को बहुत खुशी होगी। वैसे अगर तुम चाहो तो तब तक मेरे घर जाकर रह सकती हो। तुम्हें क्या समझ, जाओ जाकर मेरे घर पर रहो। अरे जाओ ना, सोच क्या रही हो? दैट इज धर्मचंद। गलती अमर की है, लेकिन कसूरवार वो तुम्हें ठहराएगा। सुखी घर को बिगाड़ने का इल्जाम भी इस पर लगाएगा। इसलिए अभी तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। दुनिया वाले क्या कहेंगे? आपका मतलब है कि मैं अपने मन को मारकर दुनिया के डर की वजह से उसके साथ रहूं? पत्नी बनकर ना सही, लेकिन एक अजनबी बनकर तो रह सकती हो ना उस घर में। नहीं, अभी उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। 7 दिन के लिए रहने को कह रहा हूं, कोई जिंदगी भर के लिए तो नहीं। 7 दिन के बाद तुम दिल्ली चली जाना। मैं आज ही अपने उस दोस्त रामदयाल को खत लिखता हूं, वो तुम्हारी नौकरी भी पक्की कर देगा और तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कर देगा। ओके, अब तुम ये चाय पियो। जाने का कारण तो जानता हूं, लेकिन आने की वजह मैं बताता हूं। कल तक ये आपकी धर्मपत्नी थी, लेकिन आज से इस घर में सिर्फ एक किराएदार है। अच्छा? जी हाँ, और वो भी सिर्फ 7 दिन के लिए। फिर तो नौकरी भी दिला दी होगी आपने। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज पहला दिन है। आज से ठीक 7 दिन बाद आपकी पत्नी सॉरी जया बहन दिल्ली में नौकरी करती होंगी। जया बहन, अब तुम अंदर जाकर अपना काम देखो। मेरी जिंदगी में जहर उगलने वाले सांप, मैं आज तक अपनी बेवकूफ पत्नी की वजह से चुप हूं, लेकिन जिस दिन तूने अपना सर हद से ऊपर उठाया, मैं तेरा फन हमेशा के लिए कुचल के रख दूंगा। एक बार पहले भी तुम ताकत आजमा कर देख चुके हो, उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। मिस्टर अमर, लड़ाई ताकत से नहीं, अक्ल से जीती जाती है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। एक ही छत के नीचे एक साथ रहने वाले अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही घर में अलग अलग रहने वाले कभी एक साथ नहीं हो सकते। जब पत्नी ही पति की बुराई करेगी तो दुनिया आंख बंद करके उसका विश्वास कर लेगी और तुम्हारी बदनामी होगी। ये होगी तुम्हारी पोजीशन। तुम्हारी बदनामी होगी तो मेरा नाम होगा। ये होगी मेरी पोजीशन। बाकी मैं ठीक 7 दिन के बाद फाइनल सेटलमेंट कर लूंगा। हाँ। गेट आउट। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। आई सेड गेट आउट, यू बास्टर्ड। गाली मत दो, भगवान का नाम लो। कल मेरे घर पर गणपति की स्थापना है। तुम जया को लेकर आ जाओ, शायद तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। तेरे जैसा कमीना आदमी तो भगवान के सामने भी सच नहीं बोलता होगा। जिंदगी को तो बांट कर जी ना सके, कम से कम दूध तो बांट ले। शीला जी, मुझे चावल पकाने वाली पतीली तो देना। वो तो सब पहले से लेके चले गए हैं। बीबी जी, आप माँ बनने वाली हैं क्या? जो साहब खाना पकाने का काम संभाले हुए हैं। तू अपना मुंह बंद रख और अपना काम कर। हाँ, ये क्या बीबी जी, मैंने तो एक बात कही थी और आप नाराज हो गई। जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरा पति मेरे पाँव दबाता था। जब पत्नी माँ बनने वाली हो और पति उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे तो सुंदर सा लड़का पैदा होता है। को मत। चलो जल्दी करो, चलो। क्या जमाना आ गया है। एक वक्त ये था कि वेश्या लगा करती थी, लेकिन आजकल ये भी शरीफ घरेलू औरतों की तरह लगने लगी है। इसलिए तो हम गलतफहमी का शिकार हो जाते। चलो जल्दी जल्दी चढ़ो। हेडमास्टर की बेटी? क्या आजकल किसी दूसरे शहर में धंधा कर रही हो? हाँ। अरे तुम यहाँ? क्या हुआ? क्या बताऊँ बहन जी, मेरी सहेली ने यहाँ मुझे नौकरी के लिए बुलाया था और ये लोग मुझे गलत समझकर ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, रो मत। मगर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे मालूम है, मैं आपके बारे में जानती हूँ। आप लोग इतना भी नहीं पहचान सकते कि मैं शरीफ औरत कौन है और बदचलन कौन सी। ये शरीफ लड़की धर्मचंद जी के हेडमास्टर की बेटी है। आओ बहन। ठहरिए, पहले ये बताइए आप कौन है? मैं कौन हूँ? इसे आपको क्या मतलब? आप इसे सीधी तरह छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं। मुंह क्या देख रहा है? चल इसे भी वैन में डाल। धंधा करने वाली की तरफदारी धंधा करने वाली ही कर सकती है, कोई शरीफ लड़की नहीं। चलो। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? आखिर आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? वही जो तुम हो। एक शादीशुदा औरत के साथ ये सलूक? छोड़ो मुझे। शादीशुदा? तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? क्या नाम है आपके पति का? पति होता तो बताती, पति नहीं तो कहाँ से नाम बताएगी। चल चलो, चल, चलो, चल, ये क्या कर रहे हैं आप लोग?
एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर साहब, आप लोगों को अच्छे बुरे की तमीज है कि नहीं? छोड़ दीजिए इसे। शी इज माई वाइफ। क्या सबूत है आपके पास? इज्जतदार और बाजारू औरत में सिर्फ एक ही फर्क होता है, सुहाग की निशानी मंगलसूत्र। मंगलसूत्र तो आजकल किलो के भाव से बाजार में मिलते हैं। जरा नजर उठा के देखिए, इन सबके गले में मंगलसूत्र पड़े हुए हैं। क्या ये सारी औरतें शरीफ और इज्जतदार हैं? निहायत ही सर फिर एक किस्म के इंस्पेक्टर हैं आप। ये देखिए। सॉरी सर, गलती इसमें इनकी भी है। बार बार पूछने पर भी इन्होंने पति का नाम नहीं बताया। कैसे बताती? आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी हिंदुस्तानी औरत अपने पति का नाम अपनी जबान पर नहीं लाती। आई एम सो सॉरी। आइए बहन जी, आइए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ऑल राइट। नाइस मीटिंग यू सर। पत्नी पति को अहमियत देना भूल गई है, लेकिन समाज अभी तक नहीं भूला। अरे जल्दी करो जया, भूख से मर गया मैं। ला रही हूँ बाबा। दुनिया वालों देखो, मेरी बीबी मुझे भूखा मारना चाहती है। अरे मर गया रे। अरे बच्चों की तरह क्यों चला रहे हो? पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, पड़ोसी? मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ और तुम्हें पड़ोसियों की पड़ी हुई है? अरे राम राम राम, तुम तो जानती हो कि मैं दो चीजों में देरी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, एक खाना और दूसरा तुम्हारा अरे प्यार। साहब जल्दी चलिए। क्यों, क्या बात है? मुन्नी ऑफिस में आई थी, आपसे मिलना चाहती है। पता नहीं क्या गड़बड़ है, मैंने उसे समझाकर घर भिजवा दिया है। चलो। क्या बात है, रो क्यों रही हो? रोनी तो क्या करूं, मुझे तो यहाँ लाकर पटक दिया। सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हो, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। आओ मेरे साथ। लक्ष्मी देवी, ओ लक्ष्मी देवी, इधर तो आओ। अरे क्या हुआ? अरे इन्होंने तो परेशानी कर दिया, सवाल पर सवाल, अनशन, जब देखो तो कुछ ना कुछ बकवास करती रहती हैं। मैं तो दुखी हो गई हूँ। आप ही समझा दीजिए इन्हें, मेरे पति का नाम कुमार है या नहीं। हाँ है तो? नहीं नहीं, जरा ठीक से समझा दीजिए। इन्होंने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। हाँ देखिए बहन जी, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकती तो कम से कम बुरा भी मत कीजिए। चलिए 2 रुपए, चल जा यहाँ से, जा। अरे आप आइए ना। कमाल है, न खत न तार, सब ठीक तो है ना? हाँ। बिना बताए ही आ गए, क्या बात है? अरे हाँ? ये भी कोई पूछने की बात है? क्यों आ गए? कहो तो वापस लौट जाए। नहीं नहीं, ये बात नहीं, हमारा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे ये मैना कहाँ है? वो तो उड़ गई। उड़ गई? जया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू बहुत दुबली हो गई है। हाँ, तो दुबली लग रही है। नहीं तो मैं तो ठीक हूँ। अरे भाई अच्छी खासी तो है, तुम्हें भी चश्मों की जरूरत है लगता है। हटो जी। हाँ? आइए। कितना बड़ा घर है। अरे भाई हमारा दामाद भी तो बड़ा है। अरे ये रसोई यहाँ क्यों है? अरे ये नाश्ता बनाने के लिए है। हाँ। नहीं नहीं, रसोई तो अंदर है। अच्छा। अरे वाह भाई वाह, भाई हमारा दामाद तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। रसोई घर को भी बिल्कुल इंद्र भवन की तरह सजा रखा है उसने। मगर जया, ये 2-2 चूल्हे क्यों हैं? अरे भाई मैंने कहा ना, यहाँ नाश्ता बनता होगा। आप चुप रहेंगे? लो। जया बता, आप लोग थके मांदे आए हैं, पहले चल के नहा लीजिए ना, बाद में बातें करेंगे। चलो ठीक है, बाथरूम कहाँ है? इस तरफ पिताजी। चलो चलो, वैसे भी सर में बहुत धूल भर गई है, चलो भी।
अरे आज आप बहुत लेट हो गए। अरे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आप थक गए होंगे, चलिए। अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं? छोड़ो। अरे रे बैठिए ना। सवेरे ही मम्मी और डैडी आए हैं और आते ही आपके लिए पूछने लगे। मैंने कहा बहुत अच्छे हैं और वो बस समझ गया। बैठो बैठो दामाद जी बैठो। जीते रहो। खुश रहो। और सुनाओ दामाद जी, कैसे हो? ठीक हूँ। आप लोगों के आने से जया का चेहरा ऐसे खिल उठा है जैसे रेगिस्तान में बाहर आ गई हो। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय बना कर कोई लाती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं अभी अभी बाहर से पीकर आ रहा हूँ। देख रही हो ना माँ, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। मैं चाय बना कर रखती हूँ और ये साहब बाहर से पीकर आते हैं। ना मेरे हाथ से पानी पीते हैं, ना मेरे हाथ का कुछ खाते हैं। यहाँ तक के खाना भी घर में नहीं खाते। अब तुम ही समझाओ इनको। ऐसा क्यों करते हो बेटे? खामों का सेहत खराब हो जाएगी। सेहत? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? जया तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम अपनी मनमानी करते हो। वो जैसा कहती है वैसा तुम क्यों नहीं करते हैं? डैडी, आप और मम्मी यहाँ रहेंगे तो? हम यहाँ रहने नहीं, तुम दोनों को लेने आए हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए हम भी तैयार हैं। यूं ही बातों में लगे रहोगे क्या? चलो उठो, नहा धोकर कपड़े बदलो। सॉरी। जाओ जाओ नहा लो। ठीक है, आप कह रहे तो मैं मान लेता हूँ। बस यही गड़बड़ है इनमें। मैडम जरा मेरे जूते उतारिए। अरे जया मेरे जूते उतारो। हाँ हाँ उतारती हूँ। आज शाम को अपनी वो काली वाली जरी की साड़ी पहनना। जया तूने सुना मैंने क्या कहा? हाँ हाँ कौन सी साड़ी पहनूं? अरे वही काली वाली साड़ी जो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए गांव से भेजी थी। तुम उस साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो जया। जानती हूँ। और आज शाम को हम दोनों एग्जीबिशन पर भी जाएंगे। हाँ हाँ जरूर जाएंगे। और उसके बाद रात को होटल अजंता में खाना भी खाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। और आज रात को हम दोनों एक दूसरे के साथ एक ही बिस्तर पर सोएंगे। ये गुरु भरा प्यार और ज्यादा मत जताओ। मैं तुम्हारी हाँ में हाँ इसलिए मिला रही हूँ कि मेरे माँ बाप को मेरी हालत पर अफसोस ना हो। और यही वजह है कि मैं अपने स्वाभिमान का गला घोटकर तुम्हारे साथ ये नाटक कर रही हूँ। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरे साथ इंसानियत से पेश आओ। और जब तक वो लोग यहाँ हैं, तब तक मेरी मदद करो।